अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हमारी डिस्कशन होगी रिलेटिव एटॉमिक मास और इसके यूनिट के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और एट द एंड हम एटॉमिक मास यूनिट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपैरेटिव, मतलब कंपेयर करना, कंपैरिजन करना या रिलेट करना किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ। ठीक है, तो जो कंपैरिजन होता है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अमाउंट में या साइज़ में कितनी ज़्यादा है या कितनी हैवी है, या फिर इस टर्म को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। बट यहाँ हम जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब अमाउंट और हैवीनेस के हिसाब से जो कंपैरिजन है, हम उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कंपैरिजन हो रहा है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के बीच होगा। ठीक है, अब यहाँ इसे समझने से पहले हम डेली लाइफ की एक एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी फ्रूट शॉप पर जाते हो और आपको 1 kg एप्पल्स चाहिए। अब आपको नहीं पता कि 1 kg एप्पल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। इसके लिए शॉपकीपर जो होगा वो एक स्टैंडर्ड वेट यूज़ करेगा 1 kg का, जिससे अंदाज़ा हो जाता है आया कि जो फ्रूट्स आपने ख़रीदा है वो पूरा 1 kg है या नहीं। मतलब अगर कम हो फ्रूट्स तो वो ज़्यादा कर देगा, और अगर ज़्यादा हो तो वो कम कर देगा, मतलब 1 kg के इक्वल करेगा फ्रूट्स को। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है ताकि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेस होते हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके। एटम्स का जो मैस होता है वो इतना छोटा होता है कि प्रैक्टिकली तौर पे आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए एटॉमिक मैसेस की जो रेशो होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट शामिल है जिसे आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हो। अब यहाँ एक मेन चीज़ है कार्बन 12 एटम्स। ठीक है, जिस तरह पहली एग्जांपल में आपने 1 kg को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया था, यहाँ जो कार्बन 12 एटम्स को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझने की चीज़ ये है कि कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों यूज़ किया जाता है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रीजंस बताए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला रीज़न है बिकॉज इट्स केमिकल एटॉमिक वेट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नेचुरल मिक्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बन 12 का केमिकल एटॉमिक वेट होता है वो ऑक्सीजन के जो कुदरती मुरक्कब होता है जो ऑक्सीजन का, उसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दूसरा है नो अदर न्यूक्लाइड हैज़ एन आइडेंटिकल होल नंबर mass on scale except C12 as 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons। अगर आप इसका स्केल चेक करो तो जो कार्बन 12 के अलावा किसी दूसरे न्यूक्लाइड में पार्टिकल्स एक जैसी पूरी तादाद में नहीं होते हैं। मतलब ये वाहिद एलिमेंट है जिसमें 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दो एटम्स का तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर आप कोई और एलिमेंट देखो तो उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होगी वो डिफरेंट होगी, या इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें 6 ही प्रोटॉन्स हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है एस सी इज़ solid at room temperature, so it is easy to handle it as compared to any other element।
अब यहाँ उसने थर्ड रीज़न ये बताया है कि जो कार्बन-12 होता है, ठीक है? जो कार्बन होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को भी एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उसे इस वजह से यूज़ नहीं किया क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है। तो सॉलिड को गैस की निस्बत हैंडल करना आसान होता है, ठीक है? तो इस वजह से जो कार्बन है उसे एज़ अ स्टैंडर्ड यूज़ किया है। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो कार्बन है इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है? एक कार्बन-12 होता है, एक कार्बन-13 होता है, एक कार्बन-14 होता है। जो कार्बन-12 है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप है, ठीक है? ये नेचर में ईज़िली पाया जाता है, जबकि जो कार्बन-13 है वो बहुत रेयर होता है और कार्बन-14 जो होता है वो भी बहुत रेयर होता है और उसमें से रेज़ एमिट होती हैं, ठीक है? तो जो सबसे बेस्ट कार्बन का आइसोटॉप था जिसे स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता वो कार्बन-12 था। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे कार्बन-12 को एज़ ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, ठीक है? अब आगे हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को देखते हैं। The relative atomic mass of an element is the average mass of the atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon-12 isotope. यहाँ उसने बताया हुआ है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास होता है, जिसको कार्बन-12 आइसोटॉप के एटम के 1/12 मास के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कार्बन-12 एटम के एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है? तो जी आगे हम रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को देखते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है AMU से। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। One atomic mass unit is the 1/12th the mass of one atom of carbon-12। वन एटॉमिक मास यूनिट कार्बन-12 के वन एटम का 1/12th मास कहलाता है, ठीक है? और अगर हम इसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है? अगर हम इसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब नेक्स्ट हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें कि जो सर्कल है ये हमारे पास कार्बन का एक एटम है, ठीक है? इसे हमने डिवाइड किया 12 पार्ट्स में क्योंकि मास ऑफ कार्बन एटम जो होता है वो 12 होता है, ठीक है? अब हम इसका जो 12वां हिस्सा है वो लेंगे, मतलब कि ये 12 पार्ट्स हैं इसमें से एक हिस्सा जो है इसका लेंगे, मतलब 1/12 कार्बन, ठीक है? इसका कंपैरिजन जो होगा वो हम करेंगे किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक चीज़ है कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एटम को डिवाइड किया जाए क्योंकि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है? रियलिटी में कभी भी एटम को इतने पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता क्योंकि एटम तो होता ही टिनी पार्टिकल है, तो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताया हुआ है कि अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो 12 पार्ट्स में से एक जो पार्ट होगा, मतलब एक यूनिट जो होगा वो आप लोगे जिसका कंपैरिजन आप दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ करोगे। अब यहाँ पर जो 1/12 कार्बन जो है ये 1 एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है? यहाँ पर हम जो इसका एक पार्ट है इसे हम एक यूनिट के तौर पर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट बाय द सिंगल यूनिट ऑफ कार्बन एटम विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि हम
किसी भी दूसरे एलिमेंट का जो एटम है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट किस तरह करेंगे, कार्बन की एक सिंगल यूनिट के साथ, ठीक है, जो एक्चुअली में 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। आगे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे हमने लिया है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक स्केल है और हमने उसके एक साइड पे कार्बन का 1/12 पार्ट रखा और जिसका जो मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, और एक साइड पे हमने हाइड्रोजन का एटम लिया। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन का मास है वो भी 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1.008 आई थिंक होता है, ठीक है, 1.008 ग्राम होता है। तो ये इक्वल हो गया क्योंकि हमें मालूम है कि जो 1/12 कार्बन का जो पार्ट है वो 1 एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो अगर हाइड्रोजन का भी इक्वल हो जाता है इसके, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का भी जो मास होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम हीलियम की। अब फर्ज करें कि हमने 1/12 कार्बन का पार्ट एक साइड पे रखा और हीलियम एटम को दूसरी साइड पे रखा स्केल के। अब अगर हम देखें तो जो हीलियम एटम है वो वाली साइड हैवी हो जाएगी बजाय उसके जो कार्बन का 1/12 पार्ट है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कार्बन का जो यूनिट था जो हमने एक लिया था उसकी तादाद को हमें 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 यूनिट्स अगर हम कार्बन एटम के लेंगे तब हीलियम एटम जो है वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मास ऑफ हीलियम है वो क्या है 4, क्योंकि दूसरी साइड पे हमने कार्बन के 4 यूनिट्स लिए, ठीक है। तो जी आज के लिए इतना ही था, होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।